Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome back friends to the another video tutorial from XPhysio, a guide to explore your physiology. जैसे कि आपको पता है हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं। हमने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर किया, फिर बक्कल कैविटी की बात करी, फिर ओसोफेगस की बात करी, फिर स्टमक के ग्लैंड्स करे, फिर हमने लीवर के बारे में डिटेल में बात करी क्योंकि लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पैंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। याद है आपको, इसके ऊपर ऐसे लीवर था। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डियोडेनम है, उसके ऊपर लीवर रखा हुआ है, नीचे पैंक्रियास रखी हुई है। लीवर में से डक्ट आती है, याद है, यहाँ से गॉल ब्लैडर है, यहाँ से डक्ट आती है कॉमन बाइल डक्ट, ये अंदर घुस जाती है पैंक्रियास के, फिर पैंक्रियास के डक्ट से ज्वाइन कर जाती है, फिर पैंक्रियास के डक्ट अल्टीमेटली डियोडेनम में ओपन होती है। अब पैंक्रियाटिक सिक्रीशन जो यहाँ से जाएगी उसकी बात करेंगे। लास्ट वीडियो में आई टॉक अबाउट एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड secrete their secretions in blood and generally hormones are secreted like that। और एक्सोक्राइन सिक्रीशन कैसे होती है? ब्लड में सिक्रेट नहीं होती है, वो डक्ट के थ्रू किसी सरफेस पे सिक्रेट होती है। वो सरफेस स्किन का सरफेस भी हो सकता है, किसी बॉडी के ऑर्गन के अंदर का भी सरफेस हो सकता है। बाकी ज्यादातर चीजें आपके बॉडी में सीक्रेट होती है वो एक्सोक्राइन होती है, जैसे कि सलाइवा हो गया, मिल्क हो गया, ईयरवैक्स हो गया, एंजाइम्स हो गए, सारी की सारी एक्सोक्राइन है। पैंक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन पोर्शन और एंडोक्राइन पोर्शन दोनों रखता है। पैंक्रियास के कुछ सेल्स एंजाइम रिलीज करेंगे, वो एक्सोक्राइन पोर्शन हो जाएगा, और कुछ सेल्स हार्मोन्स रिलीज करेंगे, वो एंडोक्राइन पोर्शन हो जाएगा। सो ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पोर्शन अगर एक साथ है तो उसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब देखो, पैंक्रियास में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन एक्सोक्राइन है, दैट मींस इट इज सिक्रेटिंग एंजाइम्स, प्लस ये सिक्रेट करते हैं बाइकार्बोनेट आयंस प्लस वाटर। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस क्यों सिक्रेट करता है? आपको पता होगा बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बेसिक होते हैं। तो यहाँ से जो फूड आता है, यहाँ पे ऊपर स्टमक है, यहाँ से जो फूड आता है वो एसिडिक होता है, कड़कता भड़कता एसिड होता है स्टमक में। दैट एसिडिक फूड जब वो डियोडेनम में आता है तो उसको बेसिक करने की जरूरत है, एसिडिक नहीं चाहिए, क्योंकि डियोडेनम के अंदर वाला पार्ट जल जाएगा, प्लस डियोडेनम में जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट नहीं कर पाते एसिडिक एनवायरनमेंट में। सो यहाँ से कुछ बाइकार्बोनेट आयंस जाते हैं यहाँ पे ताकि वो न्यूट्रल कर सके उस एसिड को। सो ये वाला एक्सोक्राइन पार्ट है, ये जो बड़े बड़े पोर्शन है एक्सोक्राइन पार्ट है, इन्हें एसिनाई कहते हैं। एसिनाई से ही सारी सिक्रीशंस निकलती है, एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट, वाटर। 99% ऑफ पैंक्रियास एसिनाई से बना हुआ है। एंडोक्राइन पोर्शन जो है इसका, ये जो छोटा छोटा वाला पोर्शन है, सिर्फ 1 to 2% है। इसे आइलेट ऑफ लैंगरहांस कहते हैं। यहां से हार्मोन रिलीज होते हैं। सो पैंक्रियास है, पैंक्रियास के एक्सोक्राइन पोर्शन है और एंडोक्राइन पोर्शन है। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है उसे एसिनाई कहते हैं, उसमें से एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट और वाटर रिलीज होता है। जो एंडोक्राइन पोर्शन है उसको आइलेट ऑफ लैंगरहांस कहते हैं, उसमें से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। अब देखो, इसके जो एंजाइम्स है उसकी बात करते हैं। आपको याद है स्टमक से खाना आया था, यहाँ पे क्या डाइजेस्ट हुआ था? प्रोटीन डाइजेस्ट हुए थे,
एक एंजाइम था पेप्सिन, उससे प्रोटीन डाइजेस्ट हुए थे। सलाइवा में एक एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेज, उससे स्टार्च डाइजेस्ट हो गया था, माल्टोज बन गया था। ये दोनों चीजें डाइजेस्ट हो गई। अब यहाँ से पैंक्रियास के सिक्रीशन आ रही है एक्ट करने के लिए। अब देखते हैं पैंक्रियास के सिक्रीशंस कौन कौन सी है। पैंक्रियास में बहुत सारी सिक्रीशंस है। प्रोटीन होता है फूड प्रोटीन तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट होता है फूड में कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के लिए, न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लिक एसिड तोड़ने के लिए, लिपिड होता है फूड में लिपिड तोड़ने के लिए। तो सब कुछ जो फूड में प्रेजेंट है वो आप उससे तोड़ सकते हो। देखो प्रोटीएजेस मींस प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं पैंक्रियास से, उनका नाम है ट्रिप्सिनोजेन। ये भी प्रोएंजाइम है, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड प्रोइलास्टेज। ये चारों के चारों इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। तो चारों इनएक्टिव एंजाइम्स यहाँ पे घुस जाएंगे। अब देखो एक्ट करने के लिए एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे एंजाइम के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं यहाँ पे, जो कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो कि एक्टिवेट नहीं है उनको एक्टिवेट कराता है। इन एंजाइम्स मॉलिक्यूल को एंटेरोकाइनेस कहते हैं। ठीक है, पैंक्रियास से प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और प्रोइलास्टेज। अब उनको एक्टिवेट करने की बारी आई है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम है एंटेरोकाइनेस जो कि उन्हें एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे ट्रिप्सिनोजेन जैसे ही आएगा एंटेरोकाइनेस पे एक्ट करेगा और ट्रिप्सिन बना देगा। ट्रिप्सिन बनाएगा तो बाकी सारे इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव कर देगा। मतलब काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ये प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा, प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या है, ये चारों एंजाइम्स एक्टिव है। अब ये सब मिलकर क्या करेंगे, प्रोटीन्स की एसिटेसी कर देंगे। सारे के सारे जो एक्टिव एंजाइम्स है अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोटीन्स है जो टूटते नहीं है। कुछ प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट हो गए थे, पेप्टाइड पेप्टोन बन गया था, अल्टीमेटली ये और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे इन सभी एक्टिव एंजाइम की वजह से। सो प्रोटीन और पेप्टाइड क्या है, थोड़ी लंबी चेन है अमीनो एसिड की, हमने बिल्कुल ही छोटी कर देनी है। अब अल्टीमेटली पूरी तो नहीं तोड़ेंगे, अमीनो एसिड को चेन तोड़ देनी है। जैसे 2 अमीनो एसिड की चेन, इसको क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। प्लस जैसे 3 अमीनो एसिड की चेन है, मान लो इसको बोलते हैं अमीनोपेप्टाइड। ये इसका मेन वाला रिएक्शन है। अभी क्या पढ़ा है हमने, पैंक्रियास में 2 पार्ट्स है, उसका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट है। उसके एक्सोक्राइन पार्ट से बड़े सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, वाटर और बाइकार्बोनेट रिलीज होता है। अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो वो एसिनाई से रिलीज होती है, 99% ऑफ द पैंक्रियास बनाते हैं। ये 4 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीएस जो है वो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स है। ये 4 एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म कौन कौन से है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड प्रोइलास्टेज। एक्टिवेट कैसे हुए ये, ट्रिप्सिनोजेन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ एक एंजाइम रिलीज होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज से ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया, देन ट्रिप्सिन इन तीनों को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये तीनों मिलके प्रोटीन और पेप्टाइड को तोड़ देंगे और छोटे छोटे टुकड़े बना देंगे। अमीनो एसिड वाले टुकड़े जिनको डाइपेप्टाइड कहते हैं और 3 अमीनो एसिड वाले टुकड़े जिनको अमीनो पेप्टाइड कहते हैं।
प्रोटीएजेस दो प्रकार के होते हैं, एंडोपेप्टाइडेजेस एंड एक्सोपेप्टाइडेजेस। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पेप्टाइड है मेरे पास, ये अगर चेन है, अगर आप उसको बीच में से कहीं कट कर देते हो तो वो एंडोपेप्टाइड कहलाता है, क्योंकि वो अंदर से काटता है। अगर आप बाहर से एक एक करके निकालते हो इसको, आप एक्सोपेप्टाइड कह सकते हो। एंडोपेप्टाइडेज ज्यादातर आपके पैनक्रियास के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं। एक्सोपेप्टाइडेज में आता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। जो पेप्टाइड चेन होती है उसके दो एंड्स होते हैं, एक अमीनो एंड होता है और एक कार्बोक्सिलिक एंड होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एंड से अमीनो एसिड निकाले वो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है। दूसरी बात, मैंने कहा था बच्चों में जो मिल्क की डाइजेशन होती है वो कैसेन मिल्क प्रोटीन होता है। बच्चों में कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्टमक से रेनिन एंजाइम होता है। पहले रेनिन से पैराकेसिन बनता है, फिर उसके ऊपर पेप्सिन एक्ट करता है, फिर पेप्सिन से वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है पेप्टाइड। बच्चों में होता है ऐसा, बड़ों में नहीं होता है। अब जैसे मैंने मिल्क पिया तो मेरे अंदर ये कैसीन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा बिना डाइजेस्ट हुए, फिर पैनक्रियास से काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन उसके ऊपर एक्ट करेंगे और फिर वो जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा पेप्टाइड्स में। तो जो काम वहां पे रेनिन और पेप्सिन कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे केसिन के लिए कौन करेगा, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन। अब नेक्स्ट एंजाइम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज किसको तोड़ता है, अमाइलोज को तोड़ता है। अमाइलोज कौन सा होता है, स्टार्च का पार्ट होता है, उसको अमाइलोज कहते हैं। मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज हमने कहा पढ़ा था, सलेवरी अमाइलेज होता है, वो माउथ से स्टार्च डाइजेस्ट करता है, दैट इज 30% ऑफ स्टार्च। तो बाकी तो 70% स्टार्च जो है वो इस एंजाइम में एक्ट ओपन होगा और माल्टोज में टूटेगा। अब स्टार्च क्या था, ग्लूकोज की लंबी सी चेन थी। माल्टोज क्या था, दो ग्लूकोज थे। अब ये दो ग्लूकोज वाली चेन टूट गई। अब पूरा सिंगल सिंगल ग्लूकोज नहीं होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के जब एंजाइम्स आएंगे तब होगा। अब अगला एंजाइम है पैनक्रियाटिक लाइपेज। पहले आपने गैस्ट्रिक लाइपेज पढ़ा है, जो कि स्टमक में बहुत थोड़ी देर के लिए एक्ट करता है। क्योंकि स्टमक का पीएच एसिडिक होता है, इसलिए वो सही तरीके से एक्ट नहीं कर पाता। तो अब मेजॉरिटी ऑफ लिपिड यहाँ टूटेगा। लिपिड क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स होते हैं। एक फैटी एसिड निकल गया तो डाइग्लिसराइड बन जाता है, और एक फैटी एसिड निकालेंगे तो मोनोग्लिसराइड बन जाता है। सो मोनोग्लिसराइड की कंडीशन आ जाती है पैनक्रियाटिक जूस की वजह से। अभी पूरा नहीं टूटा है, ग्लाइसरॉल प्लस आखिरी फैटी एसिड अभी निकाला नहीं है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम से निकालेंगे। ओके, अब देखो न्यूक्लियेसेस। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो इनको तोड़ने के लिए न्यूक्लियेसेस एंजाइम होता है। न्यूक्लियेसेस दो प्रकार के होते हैं, डीएनएज एंड आरएनएज। डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने वाले डीएनएज एंड आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने वाले आरएनएज। मतलब डीएनए और आरएनए के टुकड़े करने हैं हमने अभी। डीएनए के ऊपर जब डीएनए एंजाइम एक्ट करेगा तो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा, और आरएनए के ऊपर आरएनए एंजाइम एक्ट करके न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब न्यूक्लियोटाइड के आगे नहीं तोड़ना है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना होता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजों में भी हम तोड़ेंगे, पर अभी नहीं। पैनक्रियाटिक जूस का काम सिर्फ इतना है,
और आखिरी डाइजेशन जो होता है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, मैंने कहा था पैंक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, उसका एक एक्सोक्राइन पोर्शन है और एक एंडोक्राइन पोर्शन है। एक्सोक्राइन पोर्शन से मैंने क्या कहा था कि एंजाइम्स निकल रहे हैं, बाइकार्बोनेट आयन निकल रहा है, क्योंकि स्टमक से जो खाना आ रहा है वो बहुत एसिडिक था। देन वाटर रिलीज हो रहा है, ये सब एक्सोक्राइन पार्ट से रिलीज होता है। एक्सोक्राइन पार्ट क्या है? एसिनस। 99% एसिनाई है, तो 1% ही एंडोक्राइन पोर्शन है जो हार्मोन्स रिलीज करता है। ये 1% टिश्यू है, पर इसका इफेक्ट बॉडी पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। ये जो छोटे छोटे डॉट्स है, इनका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। दिस इज अ एनलार्ज्ड व्यू ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके अंदर इसके बीटा सेल्स है और बाहर इसके अल्फा सेल्स है, और एक स्पेशल टाइप का सेल होता है यहाँ पे, दैट इज डेल्टा सेल। पैंक्रियास से एक हार्मोन रिलीज होता है जब तुमने खाना खाया और ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई, तो ब्लड शुगर को कम करना होता है, क्योंकि इतनी शुगर अच्छी नहीं है बॉडी के लिए। तो पैंक्रियास के बी सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है विच डिक्रीजेस ब्लड शुगर। अल्फा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। जब इंसुलिन आता है तो ग्लूकोज ब्लड से जाके सेल में घुस के ग्लाइकोजन बना लेता है। जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो एक और हार्मोन आता है, वो सेल को कमांड देता है कि ग्लाइकोजन को तोड़ो और ग्लूकोज बनाओ। उस हार्मोन को ग्लूकागॉन कहते हैं। एक और सेल है दैट इज डेल्टा सेल, जो कि सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इन दोनों की सिक्रीशंस को कम करता है ये। अगर पैंक्रियाटिक डक्ट की बात करें तो उसे कहते हैं डक्ट ऑफ विर्संग। कुछ ह्यूमंस में एडिशनल डक्ट होती है यहाँ पे, जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को हिपैटिक सिक्रीशन से जोड़ती है। ये अलग से डिओडेनम में जाके ओपन हो जाती है, इसको कहते हैं डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है? पैंक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, राइट? उसके दो पोर्शंस होते हैं, एंडोक्राइन पोर्शन और एक्सोक्राइन पोर्शन। एंडोक्राइन पोर्शन जो है उसमें से हार्मोन रिलीज होते हैं, और एक्सोक्राइन पोर्शन जो है उसमें से एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट आयंस और वाटर रिलीज करता है। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन एक्सोक्राइन का होता है, उसको एसिनाई बोलते हैं, जो कि 99% होता है। एसिनाई में से एंजाइम्स निकलते हैं, कौन कौन से? दैट इज प्रोटीएजेस निकलते हैं। कौन कौन से? दैट इज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस एंड इलास्टेज। ओके, ये सब इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। ट्रिप्सिनोजेन को स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटेरोकाइनेस एक्टिवेट करता है और ट्रिप्सिन बाकी को एक्टिवेट करता है। ये सारे मिलके प्रोटीन्स पे एक्ट कर देते हैं और डाइपेप्टाइड्स और अमाइनोपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। देन लाइपेज होता है जो कि लिपिड को, ट्राइग्लिसराइड को अल्टीमेटली डाइग्लिसराइड में, फिर मोनोग्लिसराइड में तोड़ता है। देन अमाइलोज होता है जो कि स्टार्च को माल्टोस में तोड़ देता है। देन न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनएस और आरएनएस होता है, और वो डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। अब एंडोक्राइन पोर्शन जो है ओनली 1% होता है, उसे कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहांस। इसमें 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स जो बीच में होते हैं और साइड में अल्फा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स से रिलीज होता है इंसुलिन विच डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज। ये इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को पकड़ के हिपेटोसाइड्स में फेंक देता है। हिपेटोसाइड्स ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के ग्लाइकोजन बना लेते हैं। अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन रिलीज होता है विच इंक्रीजेस ब्लड शुगर, और सोमैटोस्टैटिन जो है इन दोनों के सिक्रीशंस को कम करता है, राइट? आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अपनी फिजियोलॉजी एक्सप्लोर करें।